युवा साथियों, प्रिय शिक्षार्थियों, नमस्कार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य में इनका प्रदेय भूली बिसरी यादें। इस रोचक कड़ी में फिर हम आप लोगों के बीच कि आचार्य शुक्ल वास्तव में अपने हिंदी साहित्य के इतिहास के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते थे आने वाली संतति को, आने वाले पाठकों को, अनुसंधित्सुओं को, शोधार्थियों को और आचार्यों को। आजकल में एक आलेख छपा है पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का और वर्ष रहा है 1953 का। हिंदी साहित्य के इतिहास को जब हम पढ़ते हैं और जब हम उसे आलोचकीय दृष्टि से देखते हैं या पाठ्यक्रम की दृष्टि से देखते हैं और प्रवृत्ति अनुसार, परिस्थिति अनुसार या कालक्रम अनुसार जब हम हिंदी साहित्य के इतिहास की विवेचना करते हैं शिक्षार्थियों के सामने, तो सबसे पहले नाम आता है पंडित आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। पंडित रामचंद्र शुक्ल ऐसे निपुण व्यक्ति थे जिन्होंने उस समय हिंदी साहित्य के इतिहास की सुदृढ़ नींव रखी, जब इतनी सामग्री उपलब्ध नहीं थी। सामग्रियों की अनुपलब्धता के होने पर भी आचार्य शुक्ल ने जिन तथ्यों को प्रामाणिक रूप में रखा, हो सकता है आगे उसमें आलोचकीय दृष्टि से अप्रामाणिकता के प्रश्न भी उठे हों, विशेषकर आदिकाल को लेकर। इसे हम अगली कड़ी में, अगली जिज्ञासा में इस विषय को रखेंगे। किंतु जिन भी तथ्यों को आचार्य शुक्ल ने अपनी गवेषणा के माध्यम से, अपनी ऐतिहासिक दृष्टि के माध्यम से हिंदी साहित्य के इतिहास द्वारा शब्दबद्ध किया है, वह आज भी हमारे लिए साहित्य की उस भावधारा को प्रेरणा देता है जब हम लिखते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो लेख, जो विचार आजकल में दिए 1953 के वर्ष में, उन्होंने कहा कि यदि मैं भी लिखता तो मेरा हिंदी साहित्य का इतिहास इतना निपुणता से युक्त नहीं होता जिस निपुण दृष्टि से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि जो आचार्य जी ने लिखा, अर्थात शुक्ल जी ने लिखा। एक तरफ उनके सामने 700-800 वर्षों का वो वृत्त था जिसमें अनेक कवि रचनाकार थे, उनकी अनेक प्रवृत्तियां थी और उन समस्त 700-800 वर्ष के वृत्त को उसे एक आधार देना और काल क्रमानुसार, प्रवृत्ति अनुसार, देश काल और वातावरण के अनुसार, समय, स्थिति और घटना को देखते हुए उन्हें अलग अलग विभागों में विभक्त करना, यह केवल वही निपुण व्यक्ति कर सकता था जिसके पास इतिहास की बुद्धि हो, जिसके पास इतिहास की धी हो, जिसके पास इतिहास का ज्ञान हो, जिसके पास लोक का ज्ञान हो, यह वही कर सकता था। क्योंकि आचार्य शुक्ल जी के पास द्वारा आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि उनके पास इतनी उपलब्ध सामग्री नहीं थी जो आज हम देखते हैं। यदि आज के समय में आचार्य शुक्ल को हिंदी साहित्य का इतिहास लिखना पड़ता तो उसमें कुछ घटाव बढ़ाव होते जो स्वाभाविक थे, किंतु आधार और बुनियाद वही रहती जो आचार्य शुक्ल ने उस समय रखी। और उनके लिए एक और यक्ष प्रश्न भी था कि केवल कालखंडों में विभाजित करना, नामकरण में विभाजित करना, पूर्व, मध्य, उत्तर या उत्तर मध्य, इस प्रकार के कालों को आंख मूंद करके लोगों के सामने रखना, अपनी पुस्तक के माध्यम से उसमें किन कवियों को, किन प्रवृत्तियों के भीतर उन्हें समाहित करना, ये गवेषणा न करके केवल एक पुस्तक प्रारूप होता तो आज हिंदी साहित्य का और हिंदी साहित्य रूपी जो इतिहास की जो यात्रा है वो यहाँ तक ना होती जो आज हमारे सामने है। क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास की जो बुनियाद जो सुदृढ़ता के साथ किसी ने रखी है तो वो आचार्य शुक्ल ने रखी है। और अब द्विवेदी जी यह भी कहते हैं कि मैं यहाँ कोई प्रश्न चिन्ह आचार्य शुक्ल की
हिंदी साहित्य के इतिहास के समक्ष नहीं रखना चाहता, ये सबसे बड़ी अवज्ञा मेरी होगी, क्योंकि यदि मैं भी लिखता तो मेरा हिंदी साहित्य का इतिहास इतना अच्छा नहीं होता, अपितु वह भी ऊपरी तौर पर होता जिस गंभीरता से आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। अतः जिन दो विद्वानों का अवलोकन हम हिंदी साहित्य के इतिहास में करते हैं, उसमें दूसरे सबसे बड़े आलोचक अर्थात पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का भी यही मंतव्य कि आचार्य शुक्ल के हाथों में हिंदी साहित्य के इतिहास की नींव का आना और नींव का पढ़ना हमारे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य का क्षण है, क्योंकि उसी अध्येता ने हमें एक नींव तैयार करके दी, जिससे हम ये भवन तैयार करने में सफल हुए, जिस सफलता के माध्यम से मैं आज हिंदी साहित्य की भूमिका लिख रहा हूँ, हिंदी साहित्य का आदिकाल के विषय में उद्बोधन दे रहा हूँ। इसके पीछे कोई ना कोई आधार यदि है, तो वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का वो इतिहास है। ये थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल भूली बिसरी यादें की कड़ी। आज हम इसे यहीं संपन्न करते हैं। आगे हम फिर एक नई रोचक जानकारी के साथ आप लोगों के बीच हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर के आएंगे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।